नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। मोदी सरकार ने तीसरी बार कामकाज संभालते ही एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। विभागों का बंटवारा होने के बाद कई मंत्रियों ने जहां कामकाज संभाल लिया, वहीं कई मंत्री जल्द ही अपना काम शुरू कर देंगे। सोमवार को ही पहली कैबिनेट की बैठक हो गई और अब 125 दिनों के एजेंडे पर काम शुरू हो गया है और 125 दिन के एजेंडे में एक बिग आइडिया पर भी काम शामिल है। आखिर क्या है 125 दिन का एजेंडा और क्या है ये बिग आइडिया? चलिए करते हैं इसे डिकोड अपनी इस खास रिपोर्ट में। रविवार को शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सोमवार को मिला विभाग और मंगलवार को मंत्रियों ने काम धाम संभाल लिया। जिन्होंने आज कामकाज नहीं संभाला वो बुधवार को संभाल लेंगे। अब सवाल है कि राजपाट मिल गया, फिर आगे क्या है? तो आगे है सरकार के 125 दिनों का एजेंडा, जिसकी चर्चा एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले ही कर चुके हैं। 2047 को ध्यान में रखते हुए काफी मंथन किया, लाखों लोगों से हमने इनपुट लिए। शायद मैं तो 15-20 लाख तो यूथ की तरफ से मेरे पास सुझाव आए हैं और एक जिसको कहे मंथन, महामंथन हुआ है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है और उसमें से और कुछ तो अफसर रिटायर भी हो गए जो इस एक्सरसाइज इतने लंबे समय से मैं इस काम को कर रहा हूँ। मंत्रियों, सचिवों, एक्सपर्ट सबके सुझाव ने लिए हैं और हमारे उसको भी मैंने बांटा है। 25 साल, फिर 5 साल, 1 साल, 100 दिन, इन स्टेज वाइज उसका मैंने एक पूरा खाका तैयार किया है। चीज़ें जुड़ेगी इसमें, हो सकता है एक आध चीज छोड़नी भी पड़े, लेकिन मोटा मोटा हमारे पास पता है हमको कैसे। और हमने उसमें 25 दिन और अभी जोड़े हैं कि मैंने देखा कि यूथ बहुत उत्साहित है और जो उमंग होता है उसको अगर चैनलाइज कर देते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और इसलिए मैं 25 दिन, 100 दिन प्लस 25, 125 दिन का एक काम करना चाहता हूँ। अब मोदी सरकार लगातार तीसरी बार बन गई। तीसरी बार के लिए सरकार के एजेंडा भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रियों की शपथ के साथ मोदी सरकार कर्तव्य पथ पर बढ़ चुकी है। पीएम मोदी 23 साल बाद जैसे विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसकी पटकथा अगले 125 दिनों में अपने एजेंडे से लिखना चाहते हैं। इसके लिए एक बिग आइडिया पर काम चल रहा है। इस बिग में बी का मतलब हुआ ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी नौकरशाही में सुधार। आई का मतलब हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बुनियादी ढांचा। और जी का मतलब हुआ ग्राउंड डेवलपमेंट, यानी जमीनी विकास। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर अपना कामकाज संभाल लिया। उसके बाद पहला फैसला पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने को लेकर किया था। इसका फायदा 9.3 करोड़ किसानों को मिलेगा, जिनके बैंक खातों में करीब 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। कृषि और ग्रामीण विकास जैसा अहम मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान जैसे जमीनी नेता को दिया गया है। उनके मंत्रालय में कुछ अहम काम होने हैं। एनडीटीवी को सरकार के उच्च स्तरीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अगले 125 दिनों में जिन क्षेत्रों पर सरकार नए लक्ष्य के साथ उतरने वाली है, उनमें नई सरकार का फोकस पहले 125 दिनों में कृषि क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया में गति लाने,
किसानों को उनकी उपज की सही कीमत देने और किसानों के कल्याण पर होगा। उसी तरह भूमि सुधार भी एक अहम मुद्दा है, जहां पर भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर काम होना है। इसका लक्ष्य 2026 तक सभी जमीनी कागजातों को डिजिटल फॉर्म में लाना है। इसके लिए सरकार 1035 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत देना एक ऐसा मसला है जिस पर नई सरकार अभी से काम करने लगी है। नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन यही है कि जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी, किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। अब उनके 2014 से लेकर 2024 तक 2 कार्यकाल को उठा के देखिए। किसान सम्मान निधि हो, किसानों की एमएसपी बढ़ाने की बात हो, समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो, 2014 से लेकर 2024 तक आप देखिए 1 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, कई तो 3 गुना तक बढ़ा है। अन्नदाता किसानों के बीच में हम जाएंगे और क्या समस्या है, उस समस्या को कैसे हम हल कर सकते हैं, उसका पूरा प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो बहुत ही दिल के करीब सपना है वो है किसानों की आय को दुगना, जो खेती से नहीं अब तक हो पाया था। तो खेती में यह है या तो उपज दुगनी हो जाए और भाव दुगना हो, जो संभव नहीं है। तो खेती के साथ साथ जो इनकम दुगनी की जा सकती है, ये मेरी निजी राय हमेशा रही है। पशुपालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके लागत कम, स्प्रिंकलर इरिगेशन, औषधि खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इनके द्वारा हम आय को दुगना कर सकते हैं। नई सरकार के एजेंडा में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी जोर होगा। इनमें आर्थिक सुधार पर जोर रहेगा, ग्रोथ के साथ वित्तीय स्थिरता पर फोकस होगा। नई सरकार की प्राथमिकता होगी कि किस तरह कर्ज और आर्थिक विकास को वित्तीय प्रूडेंस के संदर्भ में बैलेंस किया जाए। भारत को अगर 8% की विकास दर से आगे बढ़ाना है तो वित्तीय प्रूडेंस पर ध्यान देना जरूरी होगा। चुनाव के बाद में जो है रिफॉर्म प्रोसेस कंटिन्यू करता रहना चाहिए। इसमें कई कदम हैं जो सरकार के एजेंडा पर ऑलरेडी हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का भी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको लगता है आगे जो कंटिन्यूटी है, इसमें कंटिन्यूटी है, क्योंकि जो ऑलरेडी कई रिफॉर्म्स जो हुए हैं सरकार के 10 सालों में, उनके साथ कंटिन्यूटी चलेगी। साथ ही नई सरकार का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मौजूदा बड़ी योजनाओं को तेजी से अमल लाने पर भी होगा। सोमवार को मोदी कैबिनेट ने पहले ही फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आदरणीय मोदी जी ने पहली फाइल जो साइन की है किसानों के लिए, मैं ये समझ सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी का जो 100 डेज का जो टारगेट है कि 100 दिन का जो हमें काम करना एजेंडा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय मोदी जी के इस मिशन को पूरा करने के लिए अपने मंत्रालय के कार्यों को दिन रात मेहनत करके उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। अब मोदी सरकार के सामने अगली चुनौती पहले 100 दिन के एजेंडे को योजनाबद्ध तरीके से तय समय में लागू करने की होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर और प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। रोड और रेलवे से कैसे रोजगार को जोड़ रहा है 125 दिन का एजेंडा, दिखाएंगे आपको विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक 125 दिन का एजेंडा उन कार्यों के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए है जिनसे विकसित भारत का सपना साकार हो सके। और एक विकसित भारत देश के लिए आधारभूत ढांचे का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक तरफ जहां रेलवे से लेकर सड़कों का जाल बिछाने पर काम तेज करने की बात है, वहीं रोजगार के नए साधन तैयार करने से लेकर
दूरसंचार और तकनीक के क्षेत्र में नई उपलब्धियों पर भी काम हो रहा है। जिन मंत्रियों के कामधाम को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लोकसभा चुनावों में जनता के बीच गए थे, नई सरकार में भी उन मंत्रियों को वही पुराने वाले विभाग दे दिए गए हैं। पीएम मोदी को ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि जब 125 दिनों का एजेंडा रखना है तो नए मंत्री को समझने में भी काफी दिन लग जाएंगे। इसीलिए पुराने मंत्रियों के काम की बुनियाद पर बेहतर भविष्य की इमारत खड़ी करने की कोशिश चल रही है। मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं। सबसे जरूरी आर्थिक विकास ही है, क्योंकि उसी से विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा हो सकता है। इसीलिए 100 दिन के एजेंडे में एक अहम मुद्दा लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी गेन टैक्स को घटाना हो सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि 20% लगने वाले LTCG टैक्स को घटाकर 10% किया जाए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस पर इसीलिए काम करने का मन बना रही है कि इससे संपत्तियों की खरीद फरोख्त में वैधता आएगी और काले धन का इस्तेमाल रुकेगा। पहले ही दिन कामकाज संभालने वाले मंत्री अपने एजेंडे को पूरा करने में जुट गए हैं। सरकार को लगता है कि रोजगार एक अहम मुद्दा है, इसीलिए इस पर सबसे ज्यादा फोकस दिखता है। आपका फोकस रहेगा क्या? आपका 100 दिन का एजेंडा है? देखिए, आज तो मैं कार्यभार संभाला हूं। हमारे पूर्ववर्ती मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ आया था, और मैं इतना जानता हूं कि देश में ये सबसे बड़ा रोजगार देने का मंत्रालय है। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, चाहे निफ्ट के बच्चे हों, चाहे स्टिचिंग में, अप्रैल में आए, रेडीमेड में आए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में आए, तो ये एक बड़ा अवसर है इस डिपार्टमेंट में। हालांकि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कार्यभार नहीं संभाला, लेकिन उनके मंत्रालय का लक्ष्य भी काफी बड़ा है और इस दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में 2047 तक 50,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को पूरा करने पर फोकस कर सकती है। उसी तरह रेलवे मंत्रालय के सामने बारापुला रेल लिंक परियोजना और 3 मल्टी मॉडल आर्थिक गलियारों को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने और 6-7 साल में तैयार करने का लक्ष्य हो सकता है। साथ ही रेल मंत्रालय इन कार्यों के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। उसी तरह आवास और शहरी विकास मंत्रालय में मध्यम वर्ग के लिए नई आवास योजना पर काम शुरू हो सकता है। खासकर शहरी गरीबों पर फोकस किया जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय में ई-कॉमर्स की नीति लाने और इंग्लैंड ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर काम हो सकता है। कोयला मंत्रालय में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने, कोयला ब्लॉकों की नीलामी और नए कोयला खनन को शुरू किया जा सकता है। वहीं श्रम कानूनों को बेहतर बनाने पर भी सरकार का जोर हो सकता है। 125 दिन का मतलब तो 4 महीने का समय ही हुआ, लेकिन कार्य प्रगति पर है वाले भाव के साथ मोदी सरकार का आगे बढ़ना 125 दिनों में ही विकास की नई रूपरेखा खींच सकता है। तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से एक नक्षत्र के तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ एक एक क्षेत्र, एक एक राज्य और एक एक व्यक्ति के विकास, यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। दूरसंचार का मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है, जिनको मनमोहन सरकार में भी इस विभाग में काम करने का अनुभव हासिल है। सिंधिया के सामने
5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को पूरा करने की चुनौती है और ये काम 125 दिन क्या 1.25 महीने के भीतर ही होना होगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। किसी देश के लिए 125 दिन बहुत मामूली वक्त होता है, लेकिन 5 साल की सरकार के लिए शुरुआती 125 दिन निर्णायक होते हैं। बीजेपी के लिए ये और भी अहम है, क्योंकि 125 दिन ना सही 150 दिन बाद ही महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मोदी सरकार के 4-5 महीने के कामकाज की छाप चुनाव पर पड़ सकती है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद उसके मंत्री अपने कामकाज में जुट गए हैं। एजेंडा भले ही 125 दिनों का हो, लेकिन नजर में 150 दिनों की दूरी पर खड़े महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, जहां महाराष्ट्र से 2 कैबिनेट समेत 6 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जैसे दिग्गज मंत्री शामिल हैं। वहीं हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आवास एवं शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री जैसा महत्वपूर्ण महकमा दिया गया है, जबकि राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर जैसे नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। खास बात यह है कि गडकरी और खट्टर दोनों मंत्रियों के मंत्रालय आम लोगों से जुड़े महकमे हैं, इसीलिए इन विभागों में होने वाले काम दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों पर सीधा असर डाल सकते हैं। 50,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क बना तो इसका फायदा महाराष्ट्र को मिल सकता है। उसी तरह श्रम कानूनों में सुधार से भी महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। उसी तरह खट्टर को मिले आवास मंत्रालय से गरीबों को मिलने वाले घरों का भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। उसी तरह एमएसपी पर कुछ ठोस काम हुआ तो हरियाणा में किसानों को फायदा हो सकता है। अभी बातें तो 125 दिनों के एजेंडे की हो रही हैं, लेकिन एक नजर तो चुनावों पर भी टिकी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र हो या हरियाणा, दोनों जगह बीजेपी को धक्का लगा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।